सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट, मिल मालकान और अवाम दोनों को रिलीफ, माफिया सस्ते पेट्रोल और अवाम में हायल, हुकूमत भी माफिया के हाथों घायल, सिंध में होगा 2 हफ्ते सख्त लॉकडाउन, कर्जों की अदायगी में मिला रिलीफ, बजट से गरीब होगा अमीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। हम पहले ही आपको आगाह कर चुके हैं कि अस्पतालों पर बोझ बढ़ रहा है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो ख़त लिखा अब सिंध हुकूमत के पास भी पहुंच गया। सिंध हुकूमत गौर कर रही है, सिंध हुकूमत काबीना गौर कर रही है कि 2 हफ्ते का सख्त तरीन लॉकडाउन लगा दिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ट्वीट किया और उसमें भी इस बात का इशारा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो कुछ कहा इस पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लगता है कि लॉकडाउन के हक़ में नहीं है और उनका अभी भी बयान आप देख सकते हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर कि वो कह रहे हैं कि गरीब आदमी के लिए लॉकडाउन एक अजाब है। लेकिन अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात पर अमल नहीं किया जाता तो फिर क्या होगा? कब तक इस तरह से पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता है कि हलाकतें बढ़ती रहें और कोरोना फैलता रहे? लोग SOPs पर अगर अमल नहीं कर रहे, एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे तो इस पर अमल दरामद किसने करवाना है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या आवाम खुद से करेंगे? ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। पहले था कि 1000 केसेस थे, फिर 2000, 3000, 4000, अब रोज़ाना 6-6 हज़ार मरीज सामने आ रहे हैं, 6-6 हज़ार, और हलाकतों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। अब 100 से कहीं ज़्यादा हलाकतें होना शुरू हो गई हैं और ये बहुत बड़ा इस वक्त इम्तिहान है पाकिस्तान के लिए। और इसी प्रोग्राम में हमारे अब पता चला में डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने भी कल कहा था कि ये इस वक्त पाकिस्तान में इतने बुरे हालात हैं कि बहुत मुश्किल हो गया है कि अब इनको कंट्रोल किया जा सके। तो इस बारे में हुकूमत क्या सोच रही है, इस बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब के हवाले से ख़ास तौर पर। बाबर डोगर साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं जो इस वक्त मुल्क में हालात हैं, आपको लगता है कि अगर सिंध हुकूमत, अब कहा तो जाता है कि सब ने मिलकर फैसले करने हैं, लेकिन अगर सिंध हुकूमत खुद से फैसला कर लेती है कि हमने लॉकडाउन लगाना है, वो काबीना में कहती है, यानी राब्ता कमेटी जो बनाई गई है उसमें, और कह रहे हैं हम चारों सूबों से बात करेंगे, अगर वज़ीर आज़म नहीं मानते तो आपको लगता है कि सिंध हुकूमत अकेले ये कदम उठा सकेगी? देखिए उसामा साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तो पहले ही पंजाब गवर्नमेंट को भी वो पहले बड़ा क्लियरली कन्वे कर चुकी है कि आपने अपने हालात के मुताबिक फैसला करना है। जो आपके हालात हैं उसके मुताबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है फैसले करने के लिए। हालात तो यहाँ पर ये हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की परसों कैबिनेट की मीटिंग थी, वहाँ पर ब्रिगेडियर इजाज़ शाह जो कि वज़ीर दाखिला है पाकिस्तान के, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग के अंदर कहा कि जनाब मेरा एक करीबी अजीज़ जो है वो कोरोना का पेशेंट था और उसकी तबीयत ख़राब थी, मुझे उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाना था और मैं पूरा जोर लगा लिया, मुझे लाहौर के किसी अस्पताल में जगह ना मिली। ये ब्रिगेडियर इजाज़ शाह साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने कैबिनेट के अंदर खान साहब को कहा कि जनाब ये तादाद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अस्पतालों में जगह नहीं है और मैं इंटीरियर मिनिस्टर होकर भी एक पेशेंट दाखिल नहीं करवा सका। इससे आप का अंदाजा लगा लें। लेकिन उस चीज को भी कैबिनेट ने सीरियसली नहीं लिया। अनफॉर्चुनेटली उनकी इस स्टेटमेंट को भी कैबिनेट ने सीरियसली नहीं लिया। वो लाहौर की बात कर रहे कि लाहौर के हॉस्पिटल में मैं किसी को दाखिल नहीं करवा सका। तो सर सिचुएशन बड़ी सीरियस है। फेडरल गवर्नमेंट में अगर देखा जाए तो खान साहब किसी मूड में नहीं है कि वो लॉकडाउन में सख्ती करने के मूड में नहीं है। वो ये चाह रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद किया जाए जी, लेकिन लॉकडाउन के हक में वो नहीं है। तो सिंध गवर्नमेंट जो है जो वहाँ से जो कैबिनेट की मीटिंग हुई या जो तासुर आ रहा है वो ये है कि सिंध गवर्नमेंट एक सख्त किस्म का लॉकडाउन लगाना चाह रही है। वो चाह रही कि एक ऐसा लॉकडाउन हो जहां पर जिसके जरिए से लोगों की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, कम किया जा सके।
अगर लोगों की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट ना किया गया तो सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी। जी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ हैं, वज़ीर सेहत पंजाब। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बड़ी काबिल एहतराम है हमारे लिए। यकीनन बड़े मुश्किल फ़ैसले हैं ये, लेकिन जब ये बात होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट आई उस पर आपने भी कहा कि बिल्कुल हम इस पर बात करेंगे। अब सिंध हुकूमत भी इस पर सोच रही है कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन कर दिया जाए। आपका इस पर क्या कहना है? पंजाब में सबसे अहम शख्सियत इस लिहाज से आप हैं कि वज़ीर हैं, तो आप क्या कहती हैं, लॉकडाउन होना चाहिए 2 हफ्ते के लिए? देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि जो ये बात उन्होंने की है, हम अपनी भी एक मुसलसल एनालिसिस कर रहे हैं और वी आर वर्किंग ऑन वेरियस मॉडल्स। और आज भी सुबह एक मीटिंग हुई है जिसके बेसिस पे हम अपनी प्रोजेक्शंस देख रहे हैं कि आइंदा हमें लाए अमल क्या डिसाइड करना चाहिए और आया हमने लाहौर को सेपरेटली ट्रीट करना है बाकी पंजाब के मुकाबले में, क्योंकि इस वक्त अगर आप पंजाब के टोटल नंबर ऑफ़ केसेस देखें तो कोई 45,463 है और इसमें से सबसे बड़ा नंबर जो है वो लाहौर का है। और लाहौर के बारे में एज एपी सेंटर में पहले दिन को बता दी रही है कि दिस इज़ द एपी सेंटर ऑफ कोरोना वायरस इन पंजाब। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो है यही डेवलप कर रहे हैं। अब ये SOPs जो हैं उसके ऊपर हुकूमत ने सख्ती करनी शुरू की है। मार्केट्स वगैरह जो हैं ये बंद करनी शुरू की हैं। दुकानें जो SOPs फॉलो नहीं कर रही हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद लोगों को इसरार कर रहे हैं कि अभी आप मास्क पहन के आएँ ताकि हमारे ये इन्फेक्टिविटी रेट जो है कम हो। लेकिन विद कीपिंग ऑल दैट पॉइंट इन व्यू, उसके बावजूद हमने अपने जो हमारे साइंटिफिक जो कमेटी है या जो हमारी एक्सपर्ट्स की कमेटी है उनसे कहा है कि आप ये वेरियस प्रोजेक्शंस देखिए और देखने के बाद आप हमें सजेशन दें कि हाउ डू वी डील विद लाहौर एंड हाउ डू वी डील विद रेस्ट ऑफ पंजाब। लाहौर के लिए हम अलहदा स्ट्रैटेजी बना रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन के कौन से हॉट एरियाज़ हैं उनके ऊपर आजकल काम हो रहा है एंड बाय टुमारो इवनिंग हम इंशाल्लाह कोई ना कोई उसके अंदर एक स्ट्रैटेजी बना लेंगे। पर लेकिन ये है कि सही बात अगर मैं आपसे कहूँ, आप मुझे ये बताइए कि एक वायरस है जो पाकिस्तान में आ चुका है और लोग इस चीज़ को लाइटली लेते रहे हैं। अब जब तक सारे लोग जो हैं ये समझेंगे नहीं कि आपको इसके साथ ज़िंदा रहने के अपना तरीका बदलना पड़ेगा, आपको मास्क पहनना पड़ेगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, ये जो हम ईद मिलन पार्टीज़ और ये सारा करते हैं इनसे गुरेज करना पड़ेगा। वजह यह है कि आपकी जान से तो ज़्यादा कीमती कोई और चीज़ नहीं है। हुकूमत जितनी मर्ज़ी अस्पतालों की तादाद बढ़ाती चली जाए, बेड्स बढ़ाती चली जाए, अभी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर ऑल्दो बीइंग एन एपी सेंटर अभी भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। मेरे सामने अभी पेपर्स पड़े हुए हैं कि हमारे पास हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में अभी भी 44% हमारे पास वेकेंट बेड्स है और अगर मैं ICUs को देखूं तो अभी भी मेरे पास 40% कैपेसिटी है। लेकिन ये है कि अगर ये बढ़ती गई तादाद तो नेचुरली ये कैपेसिटी जो है ये वी विल बी अंडर स्ट्रेस फॉर दिस। तो इसीलिए लोगों को बार बार जो इसरार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने आप को मजबूरी के तहत घर से निकलिए, जिन्होंने काम पे जाना वो काम से रहे। और फिर जो देखे अहम चीज़ देखी जा रही है वो ये है कि हमारी जो सबसे बड़ा मसला है वो एल्डरली पॉपुलेशन है। वो लोग जो उम्र में ज़्यादा हैं, दे आर द वन जिनके अंदर फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है या मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। अगर हम किसी तरीके से अपने बुज़ुर्गों को बचा लें तो आई अश्योर यू कि हमारे लिए सिचुएशन कंट्रोल करना बहुत बेहतर होगा। अच्छा बाबर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा जिस तरह आपने कहा कि आपके सामने यकीनन अदादो शुमार भी हैं, मेरे सामने डॉक्यूमेंट्स भी हैं, अदादो शुमार भी हैं। लाहौर की तकरीबन 1 करोड़ आबादी में से सिर्फ 20,000 आबादी पर मुश्तमिल एक सोसाइटी है, वैलेंशिया सोसाइटी। 3 उन्होंने लेटर लिखे हैं, एक डिप्टी कमिश्नर को लिखा है 10 जून को। आज की तारीख में 2 लेटर उन्होंने लिखे हैं, ये स्क्रीन पे भी हम और आपसे मैं शेयर भी अभी कर देता हूँ। उनको मैंने भेजे हैं, सोसाइटी ने भेजे हैं, कमिश्नर को और CCP को। वहाँ पे 13 गेटेड सिक्योरिटियाँ, गेट में से SOP के ऊपर सख्ती से अमल दरामद उन्होंने किया है। 2 गेट सिर्फ खुले हैं, लेकिन अवाम ये कहते हैं कि सारे गेट खोले जाएं। अभी 12 जून को उन्होंने एक शेड्यूल किया कि ठीक है जी हम 4, लेकिन एक हैरानकुन बात डॉक्टर साहब ये है, जिस तरह आपने कहा 6 लाशें रात को एक रात में वैलेंशिया सोसाइटी के अंदर आई हैं, जिसमें 4 यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से आए हैं और 2 और उसमें जो मरने वालों की जो आपने अभी बात की, ये आपने जो फैक्ट्स बताया उसके बिल्कुल बरक्स हैं, हमारे लिए भी शॉकिंग है। उसके अंदर 40 साल के भी लोग हैं,
50 के भी हैं, 60 के भी हैं, खवातीन भी हैं और मर्द भी हैं, डॉक्टर भी हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिव लोग जो है। नाम इसलिए नहीं मैं लेता, ब्लॉक वाइज मेरे पास वो पूरी लिस्टें मौजूद हैं कि ई ब्लॉक में, बी ब्लॉक में, A2 में, A1 में, H ब्लॉक में 2 हैं, खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, डॉक्टर भी हैं। अब मामला ये है कि ये लोग 4 से लेकर 10 जून को रात को 6 लाशें आई हैं। सोसाइटी इंतजामिया ये कहती पहले पुलिस साथ इंतजामिया आती थी। सूरत हाल ये हो गई है, सूरत हाल ये हो गई है कि अब खुद से हम डिसइंफेक्शन करके खुद से तदवीन कर रहे हैं। हुकूमत कहाँ है? उनको कोई इदारे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। वो लेटर लिख रहे हैं कि ये क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप मुझे बताएं वो सोसाइटी अपने तक क्या कर सकती है जब हुकूमत ही तावन करने के लिए तैयार नहीं? मेरा ख्याल है खरल साहब, आप जितना मर्जी कहते रहे, आपके पास अगर आज़ाद शबान है तो मेरे पास भी तो पड़े हुए हैं ना, और मैं भी हर चीज़ जो है उस पर काम करके, ना तो मैं गलत बयानी करती हूँ ना मैं। आपने मुझे कहा कि जी वहाँ बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, तो मैंने कुछ जवानों की फौतीदगी के बारे में कोई इनकारी तो नहीं की। मैंने, मेरे लफ्ज़ आप सुना करें जब मैं बात करती हूँ, मैंने कहा मेजॉरिटी जो हैं वो उम्र में जो ज़्यादा लोग हैं उनकी डेथ ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, बिकॉज वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनमें कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, उनके अंदर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का, हेपेटाइटिस का एक मसला तो नहीं होता, और जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं उनकी नेचुरली चांसेस जो हैं किसी भी वायरल इन्फेक्शन में, ये सिर्फ कोरोना नहीं, एनी वायरल इन्फेक्शन वुड बी वेरी डिवास्टेटिंग फॉर देम। तो इसीलिए हम बार बार जब कह रहे हैं कि ये इतनी कंटेजियस डिजीज़ है, इतनी इन्फेक्शस है, आप अपने बुज़ुर्गों को प्रोटेक्ट करें। जहाँ तक ख़वातीन और मर्द का ताल्लुक है, मैं आपको बता दूँ आज़ाद शुमार के मुताबिक अभी भी और दुनिया में भी, एंड आई हैव पेपर्स टू प्रूव इट, ये एक पेपर है जिसका है द ट्रिनिटी ऑफ कोविड-19। दिस इज़ अ साइंटिफिक पेपर विच इज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय कलेक्टिंग ऑल द पेपर्स इन द वर्ल्ड। इसमें भी 25% इन्फेक्शन जो है औरतों में होती है, 75 मर्दों में होती है। हमारे पास भी इसी किस्म का स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि विमेन के अंदर, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम जो है ना, इसके ऊपर इसके जो एक, औरतों में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मर्दों में XY होता है। वो वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम कैरीज दीज एलील्स। उसमें देखा गया है कि औरतें कंपैरेटिवली मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। सो दीज आर ऑल साइंटिफिक फैक्ट्स को मैंने अपने से तो बनाए हुए नहीं है, या मैं आपके सामने बात करूंगी तो मेरा ख्याल है अगर खुदा ना खास्ता कोई गलत बात करूंगी 10 बंदे इसको चैलेंज करने को तैयार होंगे। नंबर 1। नंबर 2, देखिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हुकूमत क्या कर सकती है। हुकूमत ने हर तरीके से कोशिश की, टेस्टों की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आज के दिन में अगर मैं टेस्ट देखूं तो इस वक्त पंजाब के अंदर टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो हैं वो 3 लाख से ज़्यादा, 3,17,000 टेस्ट किए गए हैं पंजाब के अंदर, जिसके अंदर आज के दिन के अंदर 9,087 टेस्ट हुए। ना हमने टेस्टों की तादाद बढ़ाई हुई है, पूरी कोशिश करते हैं कि सिम्टोमेटिक लोग टेस्ट हों। जो एडवाइस है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वो ये है कि इन्फेक्टेड पर्सन एंड देन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अब जहाँ तक आपको तो शायद इस बात का इल्म नहीं है, या होगा ज़रूर, कि अगर अस्पताल में कह दें कि आपकी वालदा कोविड से फौत हो गई है तो मार कुटाई करके बाकायदा लोगों ने कहा कि ये लिखना नहीं है तुमने, और पीपल हैव रेजिस्टेड। इतना बड़ा मसला हॉस्पिटल्स के अंदर बन जाता है, बिकॉज व्हेन यू टेल समबडी कि ये कोविड की वजह से इनकी डेथ हुई है तो वो कहते हैं ये लिखेगा नहीं, हमारे मल्ले वालों को ना पता चले। तो एक मसला है, मेरा ख्याल है ये वक्त आया है कि जहां हम सारे इस बात पे इकट्ठे मिलके ये सोचें, हाउ डू वी हेल्प द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट। हम रिसोर्सेज हमने किए हुए मोबिलाइज, हमने बेड्स मोबिलाइज किए हुए हैं। अभी तक लाहौर की इतनी बड़ी तादाद में, आप जो मर्जी कहिए, वो कहना कि जी वेंट नहीं मिल रहा, वो असल में हर बंदे की फरमाइशी प्रोग्राम है। मैं कल का किस्सा आपको बता दूं, एक खातून रो रो के उन्होंने टेलीफोन किया कि मेरे मियाँ का वेंट उतार के किसी और को लगाया जा रहा है। मैं परेशान होके मैंने वहाँ टेलीफोन किया उस हॉस्पिटल में, मैंने कहा किसका वेंट उतार के आप क्यों लगा रहे हो? उन्होंने कहा मैडम हम कैसे उतार के किसी को लगा सकते हैं। फाइनली जब इन्वेस्टिगेट किया तो उस खातून ने कहा मेरे मियाँ की ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है इस वक्त वो 7 लीटर पे चल रही है, उसको जब वेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो ये वेंट क्यों किसी और पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आप बात बताइए, ऐसी बातें, इस तरह के मसले हम फेस करते हैं रोज़ाना अस्पतालों में। लोगों को अब आपके प्रोग्राम के वसादत से बताने की ये ज़रूरत है कि आप देखें अस्पतालों में हमारी पूरी कोशिश है, एक प्रॉपर उसका प्रोटोकॉल है। एक बंदा 15 लीटर ऑक्सीजन पे जब तक
खुदा न खास्ता उसकी लंग्स इतनी थक जाए तो उससे पहले वेंटिलेटर पे हम नहीं डालते। वेंटिलेटर के अपने नुकसानात हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों की तरफ से भी लोगों को जाननी चाहिए कि द हॉस्पिटल्स आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। आपके डॉक्टर साहब, हम इतने तो बड़ी तमाम इकोनॉमीज डॉक्टर्स को आपकी कोशिशों को सराहते हैं, इसमें तो कोई दो राय कोई शक ही नहीं है। जिस तरह आप बहुत काम कर रहे हैं, हम बतौर डॉक्टर भी और वैसे भी जिस तरह आप काम कर रही हैं, हमें पता चलता है, हम भी मीडिया में बात करते हैं। अभी वज़ीर-ए-आज़म का बयान भी आया है कि लोगों को एहतियात करनी चाहिए। रोज़ाना हम ये बात करते हैं कि एहतियात करें। जुर्माने भी हमने लोगों को बताया कि होना शुरू हो गए, लेकिन लोग उस तरह अमल नहीं करते। लेकिन डॉक्टर साहब एक और चीज़ है, जो आप हमें स्टैट्स दे रही हैं, जो गवर्नमेंट हमें स्टैट्स दे रही है और जो इंडिपेंडेंट लोग अपनी तरफ से सर्वे कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। आप शायद 20,000 की बात कर रही हैं, लोग तो ये कह रहे हैं कि लाहौर की 1 मिलियन से ज़्यादा आबादी अफेक्ट हो चुकी है। हॉस्पिटल्स में वाकई जगह नहीं मिल रही। आप कह रहे हैं कि वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं, लेकिन लोगों को अस्पताल में वाकई जगह नहीं मिल रही। मैं खुद अपने पेशेंट को लेकर कई दफा फिरता रहा हूँ और कोई अस्पताल एंटरटेन करने को तैयार नहीं है। तो ये इतना फर्क क्यों है स्टैट्स में कि गवर्नमेंट साहब आपको एक काम करना चाहिए था। आकाश के हेल्प नंबर, हेल्पलाइन है बाकायदा। डॉक्टर वहाँ असद असलम साहब रात 2-2 बजे तक अवेलेबल होते हैं। आप अगर उस हेल्पलाइन पे, और हम बार बार उस हेल्पलाइन के बारे में बताते हैं, आप कांटेक्ट करते हैं, हमें एग्जैक्ट सिचुएशन पता होती है। अब अगर हर बंदे का फरमाइशी प्रोग्राम ये होता है कि जी हमने PKLI जाना है और फलां अस्पताल में नहीं जाना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। हमने तो सारे अस्पताल अपने चलाने हैं और बराबर की। और दूसरी बात है, जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं आपसे गलत फिगर क्यों बताऊंगी। वजह यह है कि आज अगर मेरे पास एक फिगर पड़ी है 21,000 की, दीज आर द डायग्नोस्ड केसेस। आई एग्री विद यू कि केसेस ऐसे भी होंगे जो डायग्नोज नहीं हुए, उससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा। एसिम्प्टोमेटिक लोग फिर रहे हैं इस वक्त। उन लोगों ने आप अगर देखें तो एसिम्प्टोमेटिक लोग जो होते हैं वो उनको कहते हैं हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उस ना प्रॉब्लम होने की वजह से वो ये करते हैं कि बाज़ारों में भी फिर अपने लोगों से भी मुलाकातें करें। अब हमारी तो ये कोशिश होती है कि जो एक प्रोटोकॉल दिया हुआ है, आप पूरे पाकिस्तान के तो टेस्ट नहीं कर सकते, ना पूरे पंजाब के टेस्ट कर सकते, तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई कंफर्म्ड आया है और सिम्टोमेटिक है तो उसके कम से कम घर वालों को उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करें। आज के दिन के अंदर हम 1.25 लाख बंदा जो है कांटेक्ट ट्रेसिंग के थ्रू टेस्ट कर चुके हैं। तो इससे हम कोई बिल्कुल देखें, वी आर नॉट रिफ्यूटिंग कि जो ये फिगर्स मेरे पास हैं, दी माइट नॉट बी इनफ, और पंजाब में ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए। डॉक्टर साहब आप सही बात, बहुत सारी बातों से हम एग्री करते हैं, जो टेस्टों का बिल्कुल आप सही फिगर बता रहे हैं, जो आप बिल्कुल सही फिगर बता रहे हैं, उस पर हमें कोई ऐसा डाउट नहीं है। लेकिन मामला ये है कि जिस तरह टीरा गांव में एक घर से 4 लाशें उठी, आमिर डोगर DSP CI, उनका भाई, उनकी वालिद, उनके वालिदा, 4 लाशें उठी। अभी मैंने आपको वलेंशिया का बताया कि 2-3 दिन में 6 लाशें रात को आई हैं। क्या कोई डिसइंफेक्शन की गवर्नमेंट ने? क्या टीरा गांव बाटापुर थाना के अंदर है, वहां पे गवर्नमेंट गई? क्या वो वलेंशिया सिक्योरिटी की अगर टेस्ट हम पैसे देने के लिए लोग तैयार हैं, सोसाइटी पैसे के देने, क्या डिसइंफेक्शन के लिए कुछ लोग छुपाते हैं? बिल्कुल हम इसे एग्री करते हैं, लोग नहीं। और कल फेडरल मिनिस्टर आपके ब्रिगेडियर इजाज शाह ने कहा कैबिनेट में कि मैं अपने अजीज को लाहौर के अस्पतालों में दाखिल नहीं करवा सका। मेरा ख्याल है हमारे यहाँ ना ये न्यूज़ का बड़ा एक मसला है। मिसाल के तौर पे एक एस्टीमेट आया, वो पंजाब गवर्नमेंट को ही गया, वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से था कि जी 6,75,000 हो सकते हैं। अब ये भी वजह होती है। अब देखिए, जिस तरह खलल साहब कह रहे हैं डिसइंफेक्शन, क्या इसका कोई फायदा होता है ये कि जी आप स्प्रे करें, आप इलाकों में जाके, जिस तरह शुरू में हुआ था? नंबर 1, बहुत सी बातें करते हैं। नंबर 1, देयर इज नो वे टू डिसइंफेक्ट। मैं आपको एक बात बताऊं, आप एटमॉस्फेयर को डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते। वो वजह ये है कि दिस इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। लोगों का ये ख्याल है, पीपल शुड फर्स्ट नो कि ये इन्फेक्शन फैलती किस तरह है। जब आप बात करते हैं तो मुंह से थूक निकलती है, जब आप छींक मारते हैं, खांसते हैं, तो आपके मुंह से थूक निकलती है। जब ये थूक निकलती है, इट कैरीज वायरस इन इट। आप इसकी प्रिवेंट करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप मास्क पहन लीजिए। जब आप मास्क पहनेंगे तो आप 40% इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, आपने छींक मारी, आपने खांसी, मुंह के सामने हाथ रख लिया, आपके हाथ के ऊपर वायरस आ गई। बार बार ये इशारा करते हैं कि आप मुंह को हाथ ना लगाइए, क्योंकि ये नाक
और गले के रास्ते अंदर जाएगा। तो आप मेहरबानी करके मुंह को हाथ ना लगाइए। अपने हाथों को अगर आप बार बार सिर्फ साबुन से धोएंगे तो ये आपका हाथ जो है, अब मकसद ये है कि पिछले दिनों कॉन्सेप्ट था कि जब हम खांसते हैं तो ज़मीन पे ये वायरस गिरती है और बहुत अरसा सर्वाइव करती है। लेटेस्ट जो रिसर्च आई है उसके मुताबिक इट डज़ नॉट सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग। और जो कॉमन ब्लीच है उसके घर के अंदर आप एक पुचारा फेर दें तो पानी में डाइल्यूट करके तो कम से कम बहुत पूरे दिन के लिए आपका घर साफ रहेगा। इम्पॉर्टेंट ये जो हम डिसइंफेक्टिंग स्प्रे कर रहे हैं ये आई एश्योर यू साइंटिफिकली दे हैव नो बेसिस एट ऑल व्हाटसोएवर, कोई बेसिस नहीं है। और देखें ये एक रैपिडली इवॉल्विंग कंडीशन है। अभी तक तो दुनिया की एडवांस तरीन कौमें जैसे अमेरिका है और इंग्लैंड है, बरतानिया है, दे हैव स्टिल नॉट कम टू दिस कंक्लूजन कि इसकी एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या है, इसकी वैक्सीन नहीं निकली। इट्स अ रैपिडली इवॉल्विंग कंडीशन। कितने इसके स्ट्रेन्स हैं, आप सवाल कीजिएगा। मैं एक कमेंट है मेरा, एक कमेंट है डॉक्टर साहब। एक चीज़ बड़ी अहम है कि अभी कहा जा रहा है न्यूजीलैंड सिर्फ एक मुल्क है जिसने इस पर काबू पा लिया, कोई केस नहीं। वहाँ भी उनकी वज़ीर-ए-आज़म ने भी ये कहा कि जी हमने लोगों की मदद से, कौम की मदद से इस पर काबू पाया है। जब तक लोग खुद इसमें, अब हमारे यहाँ मसला यह है कि आप 10 टोटके बता दें, लोग टोटकों पर जाएंगे, मास्क नहीं पहनते, ये एक बड़ा मसला है और इस वजह से भी तमाम हुकूमतों को मुश्किल आ रही है। बाबर साहब, एक और डॉक्टर साहब इशू जो है वो ये है कि मार्केट में मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिसिन नहीं अवेलेबल, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं अवेलेबल, ऑक्सीमीटर नहीं अवेलेबल। अगर अवेलेबल है तो 2000 की चीज़ 15,000 रुपये में मिल रही है। उसके साथ साथ एक्टमरा का जो इंजेक्शन है वो अवेलेबल नहीं है। तो इससे भी बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं एक आम आदमी के लिए कि मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि या तो इनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करे या क्यों ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है और इतनी महंगी क्यों है। देखिए आपने बाबर साहब एक बड़ी अहम बात कही। आज से 2 दिन पहले मैंने एक बड़ा डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें मैंने कहा एक्टेमरा इज नॉट अ ट्रीटमेंट, अभी तक इट इज़ अ ट्रायल ड्रग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ये ट्रायल की जा रही है। आपको पता है कि पिछले दिनों में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के ऊपर हमने ट्रायल शुरू की, बीच में WHO की डायरेक्शंस आ गई कि जी नो दिस इज़ नॉट इफेक्टिव, वो रोक दी गई। अब दोबारा उन्होंने कहा है कि नो इट इज़ इफेक्टिव इन मॉडरेटली इल पेशेंट्स, आप दोबारा ट्रायल शुरू कर दें। पूरी दुनिया के अंदर ट्रायल्स हो रही हैं। जो ये एक्टेमरा है बेसिकली दिस इज़ यूज्ड फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इट हैज़ बीन एन ऑर्फन ड्रग। इसके लिमिटेड नंबर हमेशा आया करते थे। पूरे पाकिस्तान की नीड 4000 इंजेक्शन से ज़्यादा नहीं होती थी। वो साइटोकाइन स्टॉर्म के लिए इस्तेमाल होता था। अब जब इसको ट्राई किया गया और इसमें थोड़ा सा हमें सक्सेस, और छोटा नंबर था, हमने 30-40 मरीज़ों में जब इस्तेमाल किया तो हमें लगा कि इसके फ़वाइद हो सकते हैं। तो हमने मंगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी हमारे पास इतनी प्रोडक्शन नहीं है, यानी जो रॉश है उसका शायद बजट पाकिस्तान के मुकाबले का बजट है। उन्होंने कहा हमारे पास इसकी प्रोडक्शन इतनी नहीं है। हम जापान में और हम इस वक्त अमेरिका में प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने उनको यहाँ तक रिक्वेस्ट की कि आप बता दीजिए, हम एयरलिफ्ट भी करवा लेंगे क्योंकि हमारी नेचुरली हमारी पॉपुलेशन बहुत, एंड वी नीड इट फॉर अ ट्रायल बेसिस। आप इमेजिन ये करें कि कल इंजेक्शन आए 400, जो कि हमने उनको कहा हुआ था कि इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू दी, ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है कि ये हर मरीज़ पे नहीं इस्तेमाल हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट को सेप्टिसीमिया हो गया है या एक मरीज़ जो है उसको ट्यूबरकुलोसिस भी है और एसोसिएटेड कोविड भी हो गया है, आप उसको ये इंजेक्शन लगाएंगे, दिस विल किल दैट पेशेंट। ये मरीज़ को मार डालेगा बजाय बचाने के। अब लोग सोचते हैं कि ये लाइफ सेवर है, लोगों ने खरीद करके अपनी जेबों में रख लिया, घरों में फ्रिजों में स्टोर कर लिया। ये तो मसला है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पंजाब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। लेकिन मसला ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पहले स्टेटमेंट आई कि एसिम्प्टोमेटिक यानी जिनमें कोई अलामात नहीं हैं, अगर उनमें कहीं कोरोना है भी तो वो फैलाने के बाइस नहीं बनेंगे। लेकिन बाद में कहा नहीं, जिसमें कोई अलामत भी नहीं है वो भी फैला सकता है। वहाँ भी कोई मसाइल चल रहे हैं। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की, जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। वो कह रहे हैं जी कुछ हुआ इनको तो नैब और इमरान खान जिम्मेदार होंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला।
मुस्लिम लीग नून की तरफ से बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ साहब को, जो सदर है मुस्लिम लीग नून के, उनको फ़ोन किया है, उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जब से रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कोरोना की, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, इस बारे में मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, शहबाज शरीफ साहब को कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार नैब और इमरान खान होंगे। अब ये वही बात है जो कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में कही गई थी और बड़ा दबाव आया था इमरान खान साहब पर, और फिर उन्होंने जो भी कुछ हो सकता था इलाज के लिए उन्होंने सहूलतें का देने का कह दिया, वज़ीर आला पंजाब की ड्यूटी लगी और फिर देखा कि नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। अताउल्लाह तारड़ साहब, अब क्या सोचा जा रहा है शहबाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में? वो अब फिर से करंतना में रहेंगे या वो समझते हैं कि बेहतर है कि वो, चूँकि उनको और भी प्रॉब्लम्स हैं, कि वो भी बाहर चले जाएं, नवाज शरीफ साहब की तरह लंदन चले जाएं, वहाँ पर उनका इलाज हो सके? लेकिन सबसे एक और अताउल्लाह तारड़ साहब, एक और चीज़ ये भी बता दें कि इस वक्त मियाँ साहब की सेहत है कैसी, उनकी कंडीशन कैसी है, क्योंकि कोरोना के बाद अब वो क्या 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 फील कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। आज सुबह उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था और ऑब्वियसली 69 साल उनकी उम्र है, कैंसर सर्वाइवर हैं। हेमिक्लेप्टमी, उनका जो गट है उसका ऑपरेशन हुआ था, वो काटा गया था। और ऐसे लोगों को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कहा जाता है जिन्हें कैंसर रहा हो या जिनको कोई और एलिमेंट हो। तो जब कोई वायरस होता है तो ऐसे लोग ज़्यादा उनको खतरा होता है। तो अभी उन्होंने क्वारंटाइन किया है, अभी इनिशियली माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो आज पहला दिन है तो क्वारंटाइन का, तो डॉक्टर से भी मशवरा किया है और डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक अद्वियात और बाकी टेस्ट उनके किए जा रहे हैं। अच्छा तारड़ साहब, जिस तरह अब शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी अपने तहफ़्ज़ात का इज़हार किया था कि वो नैब के कुछ लोगों को कोरोना है, तो क्या आप समझते हैं कि नैब के ऑफिस से ये जो गए हैं पेशी के बाद ये मामला आया है या कोई और इसका कोई वजह हो सकती है? अपने स्टाफ में भी कुछ लोगों को था, स्टाफ में भी कुछ पहले आया था, उनका भी टेस्ट आया था। जी जी तारड़ साहब जी देखिए, उनका जब आखिरी टेस्ट हुआ, यानी परसों से पहले जो टेस्ट, सॉरी कल से पहले जो टेस्ट हुआ, वो हाई कोर्ट की पेशी के बाद कराया गया। तो ऐसे कोई इंडिकेटर्स नहीं थे। और नैब के हवाले से हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नैब में बहुत सारे अफसरान को कोरोना था और नैब की पेशी के बाद जो टेस्ट कराया गया वो मुस्बत आया। अगर उनके इर्द गिर्द के लोगों की बात की जाए तो अगर इस वजह से होता तो ये टेस्ट बहुत पहले जो है वो मुस्बत आ गया होता। आपको हमने बारहा लिखा भी और कहा भी कि जी हमारे खदशात हैं, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं। और इसके अलावा हमने उन्हें ये भी कहा कि जी कहीं भागे नहीं जा रहे, मुल्क के अंदर मौजूद हैं। वीडियो लिंक की ऑफर की और इससे पहले आज से 1 माह कबल वो 2 घंटे पेशी भुगत के आए थे। 24 सफ़ों पर जो मुश्तमिल जवाब है वो भी जमा कराया था। और ये इंक्वायरी जिसमें बार बार बुलाया गया और कई 100 पुलिस एहलकार तैनात करके उनकी जान को खतरे में डाला गया और एक सिचुएशन जो है, लेकिन वो वहाँ और लोग भी मुस्लिम लीग के कारकुन भी बहुत बड़ी तादाद में थे। उससे पहले हमने देखा शाहिद खान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब को हो गया, मरीम साहिबा, तो ये तो कहीं उनसे तो नहीं, मुलाकात भी उनसे होती रही है, वहाँ पर लोग थे। तो लिहाजा उसमें इदारों को कहेंगे जी हमने तो नहीं उनको किया, हमने तो सारे SOPs भी फॉलो किए थे, तो जरूरी तो नहीं है कि वो सिम्टम्स बाद में भी आ सकते हैं। जी जी फरमाएं। इसमें 2 बातें हैं। पहली बात इसमें यह है कि जब शाहिद खान साहब और मरियम साहिबा और इन लोगों का कराया गया टेस्ट तब इनका मुस्बत नहीं आया था। और दूसरी बात यह है कि ये सारी सिचुएशन क्रिएट किसने की, ये जरूरत क्यों पड़ी कि इतने लोग जो हैं, जब आप किसी के घर पे रेड करते हैं, अनजस्टिफाइड रेड करते हैं, 2 तारीख का तलबीनामा है और 28 तारीख का आपने वारंट साइन करवाया हुआ है, तो इसमें बदनीयती शामिल थी। और देखिए, किसी की जान को खतरा हो ना हो, तहरीरी तौर पे बता रहा हो और आप उसकी एक ना सुने, तो ये तो फिर जिद वाली बात है। और शहबाज शरीफ साहब अक्टूबर 2018 में जेर हिरासत से जब इस इंक्वायरी का आगाज किया गया, तो देखिए बात यह है कि जब इस इंक्वायरी का आगाज 2018 में किया गया तो अब इतनी क्या जल्दी थी, रेफरेंस तो 2.25 साल में फाइल नहीं हो सका, तो अब क्या आफत थी कि तारड़ साहब एक सवाल, मेरा सवाल है कि आज से पहले, ईद से पहले जो मिनिस्टर्स हैं, फेडरल मिनिस्टर जो हैं, वो इस तरह की जुबान यूज़ कर रहे थे कि नैब ताज़ुन बनने जा रहा है, ईद के बाद बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियाँ होंगी, ये सब कुछ।
ईद के बाद शहबाज शरीफ साहब ये कहते रहे कि वो स्काइप पर अवेलेबल हैं और वो सवालात के जवाब देने को भी तैयार हैं, लेकिन उनको कोरोना का खदशा है। मेरा सवाल ये है कि ऐसे मौका पर जबकि एक बंदा कह रहा है कि वो कैंसर का पेशेंट है और मिनिस्टर भी इस तरह की ज़ुबान यूज़ कर रहे हैं, तो नैब उनको अरेस्ट करके क्या हासिल करना चाह रहा है? हुकूमत उनको अरेस्ट करके आपके ख्याल में क्या हासिल करना चाह रही है? वो कौन सा पॉलिटिकल माइलेज है जो इनको मिल जाएगा इनके अरेस्ट होने से? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं बहुत जिद्दी हैं और सियासी मुखालफीन के हवाले से वो बिल्कुल स्पेस नहीं देते। तो जब से शहबाज शरीफ साहब वापस आए थे लंदन से, आपने देखा होगा कि उनकी वापसी के बाद इमरान खान साहब ने उनका जिक्र खैर शुरू कर दिया और तमाम तर्जुमानों ने हर मीटिंग में बाकायदा शहबाज शरीफ साहब पे बात होती थी और उनके हवाले से बात की जाती थी। तो मैं समझता हूं कि ये नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में शहबाज शरीफ साहब की वापसी के बाद इमरान खान साहब किया, और उसकी वजह ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब ने इस मुल्क में डिलीवर किया है। वो मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में बिजली के मंसूबे हों, वो चाहे डेंगी से मुकाबला हो, आते साथ जो मुतालबात रखे इंटरेस्ट रेट कम करने के हवाले से, पेट्रोल की कीमतें कम करने के हवाले से, और जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं इनकी तनख्वाहें डबल करने के हवाले से जो भी हिकमत अमली दी, वो ऑब्वियसली इमरान खान साहब नहीं भाती। अच्छा तारण साहब, एक सवाल अभी आपने जो बात की उससे मेरा सवाल है, आपने कहा कि 2 जून को उनको तलब किया गया और 28 मई को अरेस्ट वारंट पे साइन हो गए, तो अभी इससे ज्यादा नैब न्याजी गठजोड़ आप कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल नैब नवाज गठजोड़ नजर आ रहा है कि आपको हर चीज वो पहले से लीक कर देते हैं, आपके लिए सहूलतकारी अदा कर रहा है नैब, आपको डॉक्यूमेंट पहले आगाह करता है, इससे ज्यादा फिर भी आप मुतमिन नहीं है नैब से, इससे ज्यादा वो क्या आपकी सर्विस करे? आपकी बात को दुरुस्त तब माना जाता अगर 28 तारीख को हमें अरेस्ट वारंट दिखा दिए जाते या लीक कर दिए जाते। पहली दफा अरेस्ट वारंट के ऊपर 28 तारीख का होना हमें तब साबित हुआ जब मौके के ऊपर 2 तारीख को रेड के दौरान हमें मौके पे अरेस्ट वारंट दिखाए गए, और ये ऑब्वियसली मिली भगत थी। कोर्ट में भी ये सवाल रखा गया, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि अगर ये इस तरह का कोई गठजोड़ होता तो हमजा शहबाज शरीफ साहब थे और रहनुमा हैं जितने कॉल अप तारण साहब, एक और 2 वाकयात मैं कर दूंगा बयान। एक, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के हवाले से 2 दिन नैब मरकज में, और यहाँ पे जो आप कहते हैं बड़ी जिद्दी हुकूमत है मरकज में पंजाब में, हमजा शहबाज के घर 2 दिन मुआसरा रहा, वो गिरफ्तार नहीं हो सके, उनको मौका फराम किया गया ताकि अदालत से बेल करा ले। शहबाज शरीफ साहब को मौका फराम किया गया, क्या नैब को किसी ने गिरफ्तारी से रोका तो नहीं था? अदालत तो बाद में आप गए, 2-3 दिन बाद, 1 दिन फिर वक्फा हुआ, तो इसका मतलब इससे ज्यादा सहूलतकारी क्या चाहते हैं आप नैब से? और नहीं, देखिए सहूलतकारी तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह ताला ये सबको ऐसी सहूलतकारी नसीब करे अगर ये सहूलतकारी है। तो हमजा शहबाज साहब की गिरफ्तारी के लिए जब छापे मारे गए तो मेरे पास हाईकोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद था, और रेड करने वाले अफसर को मैंने वो ऑर्डर दिखाया कि इसमें लिखा गया है कि 10 दिन पहले बताया जाएगा गिरफ्तारी से, और पिटिशनर को इनेबल किया जाएगा कि वो कोर्ट के पास अपना जो है वो दावा लेके आए। अब उस ऑर्डर की मौजूदगी में गिरफ्तारी मुमकिन नहीं थी। उसके बाद फिर गिरफ्तार जब किया गया, बेल की वो कानूनी तरीके से किया गया, 1 साल हो गया है, और अभी भी जो रेड किया गया उसमें देखिए बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जेर हिरासत थे। जब ये इंक्वायरी शुरू हुई 133 दिन जेर हिरासत रहे, 133 डेज। अक्टूबर 2018 में बुलाया गया साफानी में, गिरफ्तार किया गया आशियाना में, और दौरान हिरासत जब जिस्मानी रिमांड मांगा जाता था उस दौरान पूछा जाता था कि ये असासों वाले केस के हवाले से बाकायदा अदालत में बहस की गई प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से। तो ऐसे केस में जिसमें पहले से आपने सवाल भी नहीं किए, लेकिन तारण साहब जब इस वक्त अब सबसे बड़ा सवाल है मियां शहबाज शरीफ साहब की सेहत का, पूरी कौम इस हवाले से भी परेशान है, ये जो वबा आई है, लेकिन नून लीग की तरफ से ही कहा गया था कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा जी कुछ नहीं होता, उनका बयान जो था वो कुछ इस किस्म का था कि जी मैं जिम्मेदार हूँ अगर किसी को हो गया। आज उनको भी हो गया, कौमी असम्बली के कितने लोग हैं, दीगर असम्बली के कितने लोग हैं, उनको हो गया, तो ये कोई गारंटी नहीं दे सकता, वरना तो आप केस कर देते आज इमरान खान या नैब पर के आपकी वजह से हो गया है। कानूनी तौर पर तो कुछ नहीं किया जा सकता, वरना तो नून लीग पर कर दिया जाए जिन लोगों को हुआ है कि जी नून लीग ने इजलास बुलाया था। फवाद चौधरी कहते रहे कि भाई आप ऑनलाइन इजलास बुला लें, वर्चुअल इसको कर लें, लेकिन नून लीग ने कहा नहीं जी जरूरी है सब लोग आए।
देखिए, जो इजलास बुलाया गया, एक तो हमारी रेजोल्यूशन हमने वापस ले ली थी। रिकॉर्ड मैं सेट करना चाहता हूँ स्ट्रेट कि वो हुकूमती इजलास था और वो तय करके बुलाया गया था। हमारी रजामंदी शामिल जरूर थी, मगर वो ऑपोजिशन का रेक्विजिशन करता इजलास नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, इजलास के हवाले से बात ये हुई थी कि बजट आ रहा है और उसमें इजलास जरूरी है, प्री बजट बहस भी होनी है और बजट की बहस भी होनी है। मगर ये जितने लोगों को ये खतरा लाहक हुआ, ये पब्लिक गैदरिंग में हुआ, यहाँ पे हाई कोर्ट में या 400 पुलिस तैनात कीमती हैं, उनको भी खतरे में डाला। मैं समझता ये हूँ कि रेड करना, इतने लोगों को तैनात करना, ऑब्वियसली पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम 100 मना करें, लोग निकलते हैं उनके। अच्छा तारिक साहब, आप एक बड़ी बात करें, एक बड़ी अहम बात है जिससे शायद आप भी एग्री करें। क्या नैब ने जो केस बनाए हुए हैं आपकी क़यादत के ऊपर, आप सीनियर लॉयर भी हैं और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नून लीग के हैं, जो नैब ने केस बनाए हुए हैं आपकी क़यादत के ऊपर, नवाज शरीफ साहब के ऊपर, मरियम साहिबा के ऊपर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, उनके साहबजादों के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, और जो आहर चीमा फवाद हसन फवाद ख्वाजा बरादरान, क्या इसमें एक केस भी समझते हैं उसमें कन्विक्शन हो जाए? टाइम मेरे पास खत्म हो गया। तारड़ साहब 5 सेकंड। जी देखिए, ये अब केसेस आगे इस तरह प्रोग्रेस करेंगे। अभी तक जो आशियाना का और रमजान शुगर मिल्क केसेस का हाल हुआ है, वो गवर्नमेंट के प्रेशर पे नैब ने केसेस तो जरूर बनाए, मगर उनमें ना सबूत था ना एविडेंस था। अभी भी करप्शन, किकबैक या कमीशन या सरकारी फंड में खुशबूत का इल्जाम नहीं है। प्रोसीजरल चीजें पॉइंट आउट की गई हैं। हालांकि बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम सारी शहबाज शरीफ साहब की भी डिक्लेयर्ड है, इलेक्शन कमीशन में भी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोसीजरल चीजों पे खेल रहे हैं। करप्शन का ना आंसर मौजूद है, ना इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का है। बहुत शुक्रिया अब ये तारड़ साहब, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद बात करेंगे बजट के हवाले से। बजट अब आ रहा है, क्या वाकई इसमें रिलीफ होगा? इसको कहा जा रहा है जी कोरोना के लिए ये रिलीफ बजट होगा। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई है। हफीज़ शेख साहब ने इस बारे में फिर बात भी की है और नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़े खसारे का बजट ये पेश किया जाना है। लेकिन एक रिलीफ ये आया है कि कर्ज़ों के हवाले से, चाहे वो G20 पेरिस क्लब जिसको कहा जाता है, सऊदी अरब, चीन, उन्होंने भी मौखर एक तरह से कहने कर दिए हैं कुछ अरसे के लिए कि पाकिस्तान को कर्ज़े वापस नहीं करते। तो क्या इससे फ़ायदा उठाकर जिस तरह मईशत का बुरा हाल है उसमें कुछ अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है? ज़ीशान मर्चेंट हमारे साथ हैं, माहिर मईशत हैं। ज़ीशान मर्चेंट साहब, वैसे किसी को भी, जब से मैं कम से कम सहाफ़त में आया 10 साल से ज़्यादा हो गए, हर दफ़ा हम ये देखते हैं ये जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आती है, लेकिन उस पर यकीन कोई नहीं, अवाम का एतबार उठ चुका है। जो कुछ बताया जाता है, जो दादोशुमार बताए जाते हैं, हर दफ़ा ये होता है कि शायद ये हुकूमत अपने हवाले से कुछ सोच के कर रही है। यहाँ हमने यहाँ तक देखा कि गुर्बत की डेफिनेशन बदल दी जाती थी कि जनाब गरीब कौन है, तो फिर डेफिनेशन बदल के कहा जाता है देखिए गुर्बत की तादाद हमने कम कर दी। इस दफ़ा आपको क्या लग रहा है? लेकिन इस दफा का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसको पेश किया जाता है या पेश ना किया जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इस वक्त जो मार्च से ऑनवर्ड्स हालात हैं, वो हालात ने दुनिया का ही रुख बदल दिया है। तो अब तो ये नंबर्स जो है, अगर देखा जाए तो ये पिछले सिर्फ 6 महीने के नंबर्स होंगे या पिछले सिर्फ 7 महीने के नंबर्स हैं, क्योंकि 3 महीने से तो पूरा मुल्क तकरीबन लॉकडाउन की सिचुएशन में ही था ना। तो जब लॉकडाउन की सिचुएशन थी तो इकोनॉमी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई चलना। जब इकोनॉमी ही नहीं चली आपकी, तो अब वो नंबर्स रिफ्लेक्शन जो है वो तकरीबन वो है ही 7 महीने के। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त इकोनॉमिक सर्वे है जिसमें हर चीज जो है बिल्कुल ब्लीक नजर आ रही है, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो हमारे जो टारगेट्स थे वो पहले से ही बहुत ज्यादा थे, चाहे आप वो टैक्स का ले लीजिए या दूसरी भी किसी चीजों का अहदाफ ले लें, हमारे टारगेट रियलिस्टिक नहीं थे। मैं टैक्स के टारगेट को फोकस अगर सिर्फ करूं तो 5.5 ट्रिलियन का जब बजट पेश किया गया था, तो हम सब ने मुतादिद चैनल्स में सब ने यही डिस्कस किया था जनरलाइज कि ये टारगेट बहुत एम्बिशियस है और ये अचीवेबल नहीं है। फिर शब्बर साहब ने किसी एक प्रोग्राम में इसको क्लैरिफाई किया था कि हमने टारगेट इसलिए हाई रखा है कि हम उसके करीब करीब पहुंच सकें। तो ये तो जब हम छोटे थे तो हमें वालिदैन हमें समझाते थे कि एम फॉर द मून एंड यू विल रीच द स्काई।
तो ये गवर्नमेंट ऐसे टैक्स टारगेट्स नहीं के माहिर भी करती हैं जिशान मर्चेंट साहब, तो IMF की शराइत भी होती हैं। अभी वो कह रहे थे 5100 अरब इकट्ठा करके दें, 5.1 ट्रिलियन। हमने कहा जी नहीं, इतना नहीं कर सकते, कुछ 4700 अरब। FBR ने कहा हम तो 4400 अरब से 1 रुपया ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये अब 4900 अरब की 4900 अरब की बात हो रही है, ये रियलिस्टिक है? इतना टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है? IMF को बात है जी हम तनख्वाहें कम नहीं करेंगे, एक्सपेंडिचर कम कर देंगे, और टैक्स जो है हम नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि पता नहीं कहीं कहां से आमदन ले आएंगे। क्या स्टील मिल बेच के इतना पैसा आ जाएगा? देखिए मैं आपको बताऊं, ये इस वक्त जो अगला साल है वो है सिर्फ सर्वाइवल का साल। अगर आप अगले साल में सिर्फ सर्वाइवल कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि आप आधी जंग जीत जाएंगे, क्योंकि आपकी इकोनॉमी इस वक्त आपकी नहीं, यानी पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त रिसेशन की तरफ और डिप्रेशन की तरफ जा रही है। तो उसमें आप ये कह रहे हैं कि मेरा इस साल का जो है रेवेन्यू टैक्स का कलेक्ट हो रहा है 3.9 ट्रिलियन, तो मैं 4.9 ट्रिलियन पे ले जाऊं, नामुमकिनात में से है। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फोकस ये होना चाहिए कि IMF से कहे, वर्ल्ड बैंक से कहे, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कहे कि खुदा के वास्ते हमें 5-6 महीने आप किसी चीज पे इन्फोर्स ना करें, लेट आवर इकोनॉमी रिवाइव। इकोनॉमी को रिवाइव करना इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि इस वक्त आप कैश 22 में है, क्योंकि अगर इकोनॉमी नहीं चली तो गवर्नमेंट भी नहीं चलेगी। गवर्नमेंट की पोजीशन इस वक्त ये है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट करने हैं और इकोनॉमी को भी चलाना है एट द सेम टाइम। मैं ये समझता हूँ कि दोनों चीजों को बैलेंस करके स्ट्रक्चर्ड वे में चलाना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये तबाही नजर आ रही है आगे जाके। हाँ, सिर्फ एक जो 2-3 फायदे पाकिस्तान को हो। जिशान साहब, अभी आपने कहा कि इकोनॉमी के साइकिल को हर सूरत में चलाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इशू ये है कि एक तरफ कोरोना बड़े अरूज पर है, लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, WHO ये कह रहा है कि जनाब कंप्लीट लॉकडाउन लगाएं, गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि अगले 3 महीने कोरोना का अरूज का टाइम है। तो इस सारी चैलेंजिंग सिचुएशन में आपको लग रहा है कि इकोनॉमी चल पाएगी, इकोनॉमी का पहिया चल पाएगा अगर कोरोना जो है वो अपनी वर्स्ट कंडीशन में मौजूद रहा? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे बहुत ज्यादा डिजास्टर्स होते हैं ना, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी उतनी ज्यादा होती है। तो आप ये देखें कि इस वक्त एक IT सेक्टर जो है आपका, इस वक्त सारा तवज्जो है IT सेक्टर पे होना चाहिए, क्योंकि हम IT से ही चीजों को ठीक कर सकते हैं। अब इस वक्त बिजनेसेस को, हर बिजनेसेस की तरजीह है कि वो ऑनलाइन जो है अपने पोर्टल्स बना ले, या वो फेसबुक पे जा रहे हैं, डिफरेंट मीडियम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस हो। तो इससे पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि ये ऑनलाइन सेक्टर को जो है, या ये जो IT सेक्टर है, इसको प्रॉपर बड़ी अच्छी बात की आपने साहब कि हमें ऐसे मौके हैं कि जहां से हम अपनी इकोनॉमी चला सकते, इस तरह ऑनलाइन बिजनेस का जितना हो सके इनोवेट हमें करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे जिशान मर्चेंट से बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। दुआओं में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।